नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, ये अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है, ये 17 अप्रैल में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही है। 12 बजे आपकी जो क्लास चलती है, ये आपकी क्लास चलती है मैथ्स और रीजनिंग की। 6 बजे जो ये वाली क्लास होती है, ये आपकी होती है जीके जीएस और साइंस की क्लास, जिसमें आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के काम नोट्स ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की जो क्लास होगी, हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज क्लास हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपके 20 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आर्मी जो एग्ज़ाम है, अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है, ये इतना टफ आपको नहीं जो है देखने को मिलेगा। कभी आप ये सोचे कि बहुत डीप जाकर इसमें हमें पढ़ना होगा, साइंस के न्यूमेरिकल हमें पढ़ने होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या क्या चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। पहला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, ये कहाँ पर स्थित है? पारादीप में, कोचीन में, मुंबई में या कलकत्ता में? वेयर इज द नेहरू पोर्ट लोकेटेड? पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो आपका ये पारादीप बंदरगाह है, सॉरी, जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, पोर्ट है, ये किस राज्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य की भी हमें बात करनी है, कहाँ पर है ये भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नाहवा नाहवा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किसके? नाहवा सोवा बंदरगाह, बंदरगाह या पोर्ट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है नाहवा सोवा। और ये भारत का कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसको आप बोलते हैं, कृत्रिम सबसे बड़ा, ठीक है ना, कैसा है? सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह ये है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका गुजरात में है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या, कौन सा है? द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट समूह है एसटी में, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जनजातीय कहते हैं, ये आपका है भील है, गोंड है, संथाल है या थारू है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोंड भारत का सबसे बड़ा ट्राइब है, सबसे बड़ा क्या है? जनजातीय समुदाय है, ध्यान रखिएगा। तो गोंड जो जनजाति है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। इन राज्यों में ये पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बात कहाँ पर मेंशन है, तो आपने देखा होगा जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जनगणना 2000, जो सेंसस हमारी हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग ये भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? जो बुध ग्रह है, तो आप सभी जानते हैं जो टोटल ग्रहों की संख्या है, टोटल जो ग्रह हैं ये कितने हैं? टोटल ग्रह हैं आपके 8, ठीक है ना। उनमें से एक ग्रह है बुध। तो बुध ग्रह के जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, उपग्रह जिनको हम कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? एक 0 है, एक है, 2 है या 16 है, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बुध ग्रह जो है, इसके उपग्रह जो है, इसकी संख्या कितनी है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान होगा, पृथ्वी का हमारा जो उपग्रह है, ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। जबकि अगर बुध की हम बात करें, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है,
ठीक है ना, कोई भी उपग्रह इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये बुध का सबसे नजदीक का ग्रह भी है, तारा भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है ये कितना है? जो हमारा वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 0.94, 0.03, 7803, 8502। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल में कितना है? 7.03% है। कितना है? 7.03% है। जबकि ऑक्सीजन की हम बात करें तो लगभग 21% है। कितना? लगभग 21% है। लगभग की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल में है 20.95%। और भी यहाँ पर गैसें हैं जैसे हीलियम है, ठीक है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.039% ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा है ये नाइट्रोजन की ही है। चलिए, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग है। तो ये आपका जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, ये जो बृहस्पति का द्रव्यमान है ये कितना होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग है, या आप कह सकते हैं ये 1000वां भाग है। कौन सा 1000वां? ये भाग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सूर्य सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है एक तारा है, सबसे बड़ा ये तारा है, ध्यान रखिएगा। और ग्रहों की अगर बात की जाए तो ग्रह क्या है? ग्रह में आपको ध्यान रखना है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, बृहस्पति जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। पृथ्वी में जो है ये आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है ये कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कैसा ग्रह है? इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला, जो सबसे ज्यादा चमकता है, इस ग्रह को नाम क्या है? इस ग्रह का बृहस्पति है, बुध है, यूरेनस है या शुक्र है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम? जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा है विनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी हम कहते हैं, ठीक है ना। सांझ का तारा या भोर का तारा भी हम इसको कहते हैं। आप लिखते जाएंगे इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। इसको हम सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पर जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो गैस है कौन सी? CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस यहाँ पर काफी मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफी मात्रा में पाए जाने का कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं? इसको हम सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये अगर देखा जाए तो आज मैं आपको यहाँ पर ग्रहों से संबंधित चीजें कराऊं। मोस्टली जो ग्रह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं, तो इस क्लास को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा। आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक जो है जाए, उसका ये लाभ उठाएं। जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, आर्मी है आपका, चाहे CRPF का भी जो एग्जाम बचे हुए हैं वहाँ भी ये काफी हेल्प आपकी करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है ये है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह है, ध्यान रखिएगा। बुध के बाद आपको ध्यान रखना है सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूमता है, पृथ्वी
सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान रखिएगा, हमें जो तारे ज्यादा दिखाई देते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में। किस तरीका से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। कारण पूछ रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका पश्चिमी दिशा है, तो ये इधर से इधर को घूमती है। ठीक है ना, इधर से ये इधर को घूमती है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी पृथ्वी जो है पश्चिम से यानी कि वेस्टर्न से ईस्ट को ये घूमती है, इसीलिए हमें तारे जो हैं ज्यादा दिखाई देते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो मेघदूत पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? हुमायूं कबीर हैं, खुशवंत सिंह है, बाण भट्ट है, या कालिदास है? तो ध्यान रखिएगा, जो कालिदास हैं ये मेघदूत इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है ना, मेघदूत के ये रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। कौन सी? अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इन्होंने रघुवंश लिखी है। कौन सी? रघुवंश इन्होंने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रघुवंश, रघुवंश पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा ऋतु संहार इन्होंने लिखी। कौन सी? ऋतु संहार इनके द्वारा लिखी गई, ऋतु संहार इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, ऋतु संहार इन्होंने लिखी, मेघदूत इन्होंने लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने लिखी है, रघुवंश इन्होंने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके समकालीन थे? किस राजवंश के ये समकालीन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये गुप्त थे हमारे, जो गुप्तों का समय था, गुप्त काल था, उसके ये समकालीन थे। तो गुप्त कालीन ये कवि थे, ध्यान रखिएगा। कैसे गुप्त कालीन ये कवि थे? ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैच द फॉलोइंग भी इनकी कराता है, और इनको नाम के साथ भी पूछा जाता है। जैसे आपसे मेघदूत पूछ ली गई, ऐसे अभिज्ञान शकुंतलम आपसे पूछ सकता है, ऋतु संहार आपसे पूछ सकता है, रघुवंश आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के खिलजी जो थे, जिसको अलाउद्दीन खिलजी आपने देखा होगा। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो था, या इसके जो वंशज रहे, ये किस देश से थे? ये मंगोल थे, ये अफगानी थे, तुर्क थे, या एक जाट कबीला था? ठीक है ना, खिलजी सुल्तान ऑफ द दिल्ली वाज। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खिलजी थे ये तुर्की थे, तुर्क से थे, लेकिन इनका अधिकतर समय जो बीता ये अफगानिस्तान में बीता। ठीक है ना, अधिकतम समय जो इन्होंने अपना व्यतीत किया ये कहाँ पर? ये अफगान में किया। तो इसलिए इनमें थोड़ी सी जो झलक दिखाई देती है ये अफगान की भी दिखाई देती है, इनकी शैली भी अफगान जैसी लगती है। ठीक है ना, इनका जो कल्चर है वो भी अफगानी टाइप लगता है, लेकिन इनका अगर मूल देखा जाए तो ये तुर्क था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और तुर्क खिलजियों में सबसे जो बेहतर शासक रहा वो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, जिसने अपने आप को दूसरे सिकंदर की उपाधि दी थी। काफी इसने युद्ध लड़े, ठीक है ना, और मोस्टली युद्धों में इसने जो है जीत हासिल की थी। इस पर एक मूवी भी आपने देखी होगी, जो पद्मावत मूवी बनी थी। ठीक है ना, तो वो मूवी अलाउद्दीन खिलजी पर ही बेस्ड है, उस पर के जीवन पर ही आधारित है। ठीक है ना, किस प्रकार से जो रानी पद्मावती है ये अपने आप को इससे बचाती है, उस तरह की चीजें उसमें सारी दिखाई गई हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को? खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये थोड़ा सा अलग है, इसको एक बार सही करेंगे। ठीक है ना,
जो समुद्र मार्ग की खोज की, इसका श्रेय किसको जाएगा? फ्रांसीसियों को जाएगा, डच को जाएगा, पुर्तगालियों को जाएगा, या अंग्रेजों को जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो समुद्र की खोज की है किसने की? ये पुर्तगालियों ने की। अगर मैं भारत की बात करूं तो 1498 में। कब? 1498 में वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है ना, भारत आया था। और ये आपको ध्यान रखना, ये कहां पर पहुंचा था? ये कालीकट पहुंचा था, जहां पर कालीकट पहुंचने के बाद इसके वहां के जो राजा थे जैमुरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था, ठीक है ना। किसने? जैमुरिन ने इसका स्वागत किया था, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार जो है वास्को डी गामा कब भारत आया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड टाइम जो वास्को डी गामा भारत आए ये कब आए? तो 1502 ईस्वी में ये सेकंड टाइम भारत आया था। इसको भी आप लिखेंगे। सेकंड टाइम कब आया था? सेकंड टाइम आया था 1202 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। किसका? हैदर अली का पुत्र था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो टीपू सुल्तान था ये किसका पुत्र था? ये हैदर अली का पुत्र था। ये मैसूर का शासक था, ध्यान रखिएगा। 1782 की ये बात है जब टीपू सुल्तान जो है शासक बनता है। शासक क्यों बनता है? क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद ये शासक बनता है, ध्यान रखिएगा। और इसको फतेह अली खां के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? टीपू सुल्तान को हम फतेह अली खां के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फतेह अली खां के नाम से भी किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। गांधी जी ने किस धर्म को अपनी माता कहा था? रामायण को, टेस्टामेंट को, भगवत गीता को, कुरान शरीफ को? विच रिलीजियस बुक डिड गांधी कॉल हिज मदर? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता, या कुरान शरीफ? तो गांधी जी ने भगवत गीता को, किसको? भगवत गीता को क्या कहा था? माता कहा था, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी बेसिक रखनी पड़ेगी, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर यह हुआ था? आपको ध्यान रखना है, पोरबंदर। पोरबंदर, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। 1893 में ये कहां पर गए थे? ये साउथ अफ्रीका गए थे वकालत के लिए। उसके बाद ये वापस कब आए? 1915 में ये वापस आए थे। और किस कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था? तो 1901 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसमें इन्होंने भाग लिया था सर्वप्रथम, भारत की अगर बात की जाए। अगर पूर्ण तरीका से देखा जाए कि ये भारत में कब आए, तो 1915 में आए। और इन्हीं के आने के कारण 9 जनवरी 1915 की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हम प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, जो कि जो कि चंपारण आंदोलन के रूप में हम देखते हैं, जिसको पहला भारतीय सत्याग्रह कहा जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है ना। अमर इज द कंपोजर ऑफ द नेशनल एंथम वंदे भारत। तो ये जो जो है गीत है, जिसको वंदे भारत हम कहते हैं, वंदे मातरम, ये किसके द्वारा जो है रचयित इसका रचना की गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। इसकी रचना जो की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। हमारा ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। क्या गीत है? हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसको स्वीकार कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसको 24 जनवरी 1950 में इसको स्वीकार किया गया था। जबकि अगर राष्ट्रीय गान आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जन गण मन, इसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 में इसको स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो वंदे मातरम गाया गया, ये कब गाया गया? 1896। ध्यान रखिएगा, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था 1896 में। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया? मार्च 23 1934 में, मार्च 23 1931 में, मार्च 23 1932 में, मार्च 23 1933 में। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को जो फांसी दी गई, ये 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में। और ध्यान रखिएगा, इनकी जो 23 मार्च है, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, इसको शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, शहीद दिवस हम 2 दिन मनाते हैं। 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में, कब? 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों को ध्यान रखना है, दोनों को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती। जो प्रकाश की विकिरणें होती हैं, किरणें होती हैं, ये किसके समान कार्य करती है? द नेचर ऑफ द रेडिएशन आर लाइक वे, लाइक पार्टिकल्स, सिमिलर टू द बोथ वे एंड पार्टिकल, वेयर वे एंड पार्टिकल आर नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं होती, दोनों समान नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की विकिरणें होती हैं, ये तरंग व कण दोनों के समान काम करती है, किसके? तरंग के, यानी कि किसके? तरंग के। और वे और पार्टिकल्स, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, इनको पार्टिकल्स कहते हैं, इन दोनों के समान ये कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होती है, ये निर्वात में होती है, जबकि ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, ये किस में होती है? ये धातु में होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, जो तारे का रंग होता है, ये किस कारण से होता है? तारे का रंग किस कारण से दर्शता है? आप सभी जानते होंगे, जो तारा है इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, या आप कह सकते हैं जो तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश से या चंद्रमा के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन अधिकतर जो तारे हैं ये खुद के प्रकाश से चमकते हैं। तो जिनमें ज्यादा जो है क्षमता होती है, उसी का ताप ज्यादा होता है, वो तारा ज्यादा चमकता है, तो उसके ताप के कारण ही ये क्या होते हैं? चमकते हैं, ठीक है ना, उसके ताप के कारण ही ये चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? पेंसिलिन की, एक्सरे की, स्टेप्टोमाइसिन की, या टेलीफोन की? अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन के टीके की खोज की थी, किसके? पेंसिलिन के टीके की इन्होंने खोज की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब? 1928 में, ठीक है ना, 1928 में पेंसिलिन के टीके की इन्होंने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस अधिकार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर विच राइट्स हरविंद गोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये इनको 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1968 में, प्रोटीन के संश्लेषण के कारण इनको 1968 में ये प्राइज दिया गया, ध्यान रखिएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज पाने वाले ये भारतीय थे, ठीक है ना। किस भारतीयों की चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज मिला? तो ये थे हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनको कहा जाता था। 1968 में इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए, चंद्रमा एक है, क्या है? मून इज ए स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, या मेट्रोराइट है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मैंने आपको अभी बताया, चंद्रमा एक क्या है? ग्रह है, क्या है? एक ग्रह है, ध्यान रखिएगा, एक सैटेलाइट है, ठीक है ना। चलिए, काफी इजी सा क्वेश्चन है, जो कि किसका? पृथ्वी का ये ग्रह है, ठीक है ना। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, मेलाइक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है? विच एसिड इज फाउंड इन वेनेगर? जो आपका सिरका होता है, गांव में अक्सर लोग शायद जानते भी होंगे, जो सिरका होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं।
तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, आपका जो सिरका है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक माइलेज और ईंधन सुरक्षा, कम खर्च और ईंधन की बचत, उच्च दक्षता और आर्थिक बचत, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण डीजल इज यूज हैवी व्हीकल्स बिकॉज इज डन मोर माइलेज एंड इंजन प्रोटेक्शन, लेस एक्सपेंसेस एंड फ्यूल सेविंग, हाई एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक सेविंग, बिंग चीपर देन पेट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, जो भारी वाहन होते हैं अक्सर वो डीजल के ही वाहन होते हैं, डीजल ईंधन का इसमें यूज किया जाता है कि जो डीजल ईंधन होता है या डीजल जो होता है ये काफी, इसकी जो दहन क्षमता होती है, दहन क्षमता होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये पावर जनरेट करता है, ध्यान रखिएगा, जलने में ये काफी जो है पावरफुल होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी उच्च क्षमता होती है, दक्षता होती है, और ये आर्थिक बचत करता है। अपेक्षाकृत पेट्रोल के ये कम खर्च होता है, ठीक है ना, और ये सस्ता भी पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड न्यूट्रल नेचुरल गैस है, साइनोजन नेचुरल गैस है, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस है, या कंट्रोल नेचुरल गैस है। तो सीएनजी जो होती है, जो गाड़ियां आपने देखी होंगी, सीएनजी की गाड़ियां आप देखते हैं, तो ये किस प्रकार की गैस है, क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान रखिएगा, ये इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, जिसका प्रयोग वाहनों में भी किया जाने लगा है, ठीक है ना। चलिए, ये कम प्रदूषण करती है, क्या करती है? कम प्रदूषण ये करती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, या फ्रुक्टोज है। इसमें शहद में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? ग्लूकोज है, आपका सुक्रोज है, माल्टोज है, या फ्रक्टोज है। तो ध्यान रखिएगा, जो शहद में सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं वो है आपका फ्रुक्टोज, जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ये सबसे ज्यादा हनी में हनी में फ्रुक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, या लोहा। विच फर्टिलाइजर्स इज यूज फॉर व्हीट कल्टीवेशन, यानी कि आपकी जो गेहूं की खेती है इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला कौन सा पेस्टिसाइड है या उर्वरा है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ये फसल की हरिमा यानी कि हरितिमा शब्द का यूज किया जाता है। हरितिमा व विकास के लिए सहायक होता है, इसको ग्रोथ प्रदान करने के लिए, इस क्या प्रदान करने के लिए? ग्रोथ प्रदान करने के लिए, व हरितिमा यानी कि हरियाली प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। वैसे तो मल्टी न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग होता है ये नाइट्रोजन का ही प्रयोग उसमें किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन है, एट्रोपिन है, आइसोप्रोक्सोसिफेनाइल है, या बेंजामिन हेक्सोक्लोरोफिन है। क्या इसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताएंगे। मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है, चाहे आप उसको हाथ पैर पर लगाएं या उसको आप जो है उसका जो स्प्रे छिड़काव करते हैं, हिट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें किस चीज का यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो यूज होता है ये एलिथ्रीन का यूज होता है। किस रसायन का? एलिथ्रीन रसायन का यूज इसमें किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? जो मायोपिया बीमारी है ये किस अंग का दोष है? जैसे दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ऐसे ही मायोपिया आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, ये और ये नेत्र से संबंधित है। किससे? नेत्र से संबंधित है। लेकिन आज का आपका क्वेश्चन होगा, आपको बताना होगा कि ये दूर वाला है या निकट वाला है। किस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। निम्न में से कौन जल जनित रोग है, यानी कि जल के कारण से कौन सा रोग आपको हो सकता है? चेचक, मलेरिया, हैजा, या तपेदित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिसीज? स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, चिलोरिया, या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, तपेदित जिसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैजा जो होता है, हैजा, ठीक है ना, हैजा जो होता है ये दूषित जल के कारण हो जाता है, ठीक है ना। किसके कारण? दूषित जल के कारण आपको हैजे की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, यानी कि कवक से, यानी कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ, किसके कारण से कुष्ठ रोग या लेप्रेसी या जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। सूखा रोग, या जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं वो अपनी एज के अनुसार उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये किसके कारण से होता है, जीवाणु के, विषाणु के, कवक के या आपके प्रोटोजोआ के। तो ध्यान रखिएगा ये किसके कारण होता है, जीवाणु के, जिसको बैक्टीरिया हम कहते हैं, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या बनता है। तांबे की कमी के कारण ब्लैक हार्ट हो जाता है, यानी कि काला वो पड़ जाता है, बोरोन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, या पोटेशियम की कमी के कारण, विच इज द केस ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण, किसकी, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रणहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है या मैग्नीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोफिल विच द एलिमेंट ऑफ फाउंड। तो आपके क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित हम कहते हैं, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, जिसके कारण से जो पत्तियां हैं ये आपको हरी दिखाई देती हैं। चलिए, दंत विशेषज्ञों का शीशा जो होता है ये किस प्रकार का होता है, वर्तालुकार शीशा, नत्तेदार शीशा, उन्नतोदार शीशा या सादा शीशा। द मिरर इज, डेंटिस्ट इज, जो डेंटिस्ट होता है, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जो शीशा होता है, ये किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण होता है। कैसा, अवतल दर्पण वो होता है, ध्यान रखिएगा। और अवतल दर्पण को हम नातेदार शीशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नातेदार शीशा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से हम कान और गले संबंधी बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। उसको चेक करने के लिए कान को और गले को उसमें प्रयोग किया जाता है, सॉरी नाक और गला, ठीक है ना, कान नहीं, नाक और गला, नाक और गला, इसमें अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी, यानी कि चूहा सबसे पहले अंतरिक्ष गया, कुत्ता गया, तिलचट्टा गया, मच्छर गया। विच इज द एनिमल दैट द मेड फर्स्ट जर्नी स्पेस। यानी कि सबसे पहले जो अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर था ये कुत्ता था। कौन सा जानवर था ये कुत्ता था, जिसको लाइका कहा गया। क्या कहा गया, इसका नाम था लाइका। 1957 की ये बात है, जो रूस स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको भेजा गया था। स्पुतनिक जो यान था इसके द्वारा इसको भेजा गया था, स्पुतनिक 2 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 1957 की ये घटना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, जो शार्क मछली होती है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 100 है, 0 है, 200 है या 300। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन शार्क फिश। तो ध्यान रखेंगे जो मछली है शार्क, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। अगर मनुष्य की हम बात करें, मानव की हम बात करें, 206 इसमें हड्डी होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, तो इसमें 300 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में दांत की आंख के लिए, नेत्रदान जब होता है तो दान में, ये दान है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी कि अगर आपने अपने नेत्र दान किए हैं तो उसमें आपका कौन सा हिस्सा दान योग्य होता है, जिसका आप दान कर सकते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ मिल जाए। तो इसको कार्निया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कार्निया बोलते हैं, जो दूसरे के आंखों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। कोई आपको समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्लासेस होती है ऐप की अगर हम बात करें तो ऐप पर ये आपकी क्लास चलती है। 12 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है निखिल सर के द्वारा, ठीक है ना। और 6 बजे आपकी ये वाली जीके जीएस और साइंस इसमें आपको कराई जाती है, ध्यान रखेंगे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐप पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। कहाँ पर? ऐप पर ये अग्निवीर बैच आपका यहाँ पर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा और मात्र 150 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप 7080108555 पर कॉल कर जानकारी इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और भी बैचेज यहाँ आपके लिए चलाए गए हैं, जिसमें आपका आरंभ बैच सीजीएल के लिए है, एमटीएस और एससीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, डाउट सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऑफर चला हुआ है, आप अपने अनुसार इसमें ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी यूपी पुलिस की वैकेंसीज कब आएंगी? काफ़ी जल्द आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आपको तैयारी अभी से करनी है, अभी से आप जुट जाएं, ठीक है। चलिए, दूसरा आप ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल बैच आपका लिए चलाया गया, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, जीके जस्ट सब कंप्लीट आपको कराया जाएगा। और ये बैच पर एक विशेष ऑफर चला हुआ है, मात्र 399 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आपकी क्लासेस की टाइमिंग आप अक्सर पूछते हैं, तो 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स है, 9 बजे मैथ है, 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, और आपका 12 बजे जो क्लास है ये अग्निवीर के लिए क्लास है मैथ्स और रीजनिंग की, 2 बजे आपकी स्टैटिक की क्लास है, 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, रीजनिंग की सॉरी, एमटीएस के लिए और सीजीएल दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए, 5 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है, 6 बजे आपकी ये वाली क्लास है, रात 8 बजे वाली आपकी ये क्लास होती है जय सर के द्वारा, जिसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से सर यहाँ पर चीज़ों को कराते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इस लिंक के माध्यम से आप एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के साथ ही आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो यहाँ से जो है देख सकते हैं। ये ट्विटर चैनल है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जिससे क्लास में जो है ये क्लास उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है, या जो ये क्लास है ये उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिनका पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।